फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना ईड, ईगो और सुपर ईगो से होती है। हमेशा व्यक्ति का व्यवहार इन तीन अवस्थाओं ईड, ईगो और सुपर ईगो की इंटरैक्शन का परिणाम है। नमस्कार, मैं रुमा परवीन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, साराटेक कंप्यूटर एजुकेशन। कहा जाता है कि हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। ये बात सच है, हाँ, लेकिन हम अपनी आदतों को बदलकर अपनी किस्मत को ज़रूर बदल सकते हैं। और हमेशा ही जो कोशिश करते हैं उन कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, और मेहनत किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रायड की जो बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, फ्रायड डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड। फ्रायड ने इसमें मन के 3 सिद्धांत बताए हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे निर्माण होता है, जिस पर उसका पूरा जीवन आधारित होता है। इसकी पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद क्या है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन स्तर की बात की थी। ये फ्रायड ने मन के 3 जो सिद्धांत दिए हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रायड ने 3 चीज़ें बताई हैं मन के बारे में, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड को हिंदी में इदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं, सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। आइए हम ईड की बात करते हैं। फ्रायड के अनुसार ईड मानसिक जगत या आंतरिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण ईड को फ्रायड ने वास्तविक मानसिक सत्यता यानी ट्रू साइकिक रियलिटी कहा, और इसे सुखेप्सा का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पूरे प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। ईड सुखवाद सिद्धांत से संचालित होता है। जन्म के समय शरीर की संरचना में कुछ भी निहित होता, वो पूर्णतः ईड होता है। दूसरे शब्दों में, जन्म के समय मानव शिशु का मन पूर्ण रूप से ईड है, अतः ईड जन्मजात और वंशानुगत है। इसे फ्रायड ने असंख्य पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार माना है। इसमें क्या होता है कि ईड का नैतिकता, तार्किकता, समय, स्थान, मूल्यों आदि से कोई संबंध नहीं होता। ईड व्यक्तित्व का अपेक्षाकृत अधिक डायनेमिक पक्ष है। इसमें क्या होता है कि तात्कालिक संतुष्ट की इच्छाएं और विचार ही ईड के प्रमुख कंटेंट्स होते हैं, और वातावरण की वास्तविकता से ईड का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो फ्रायड जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जो उसको किसी के सुख दुख से कोई लेना देना, सेम उसी प्रकार शैशवकालीन में जो बच्चा करता है वो ईड से प्रेरित होता है। ये अचेतन स्तर से भी माना जाता है कि इसका अचेतन स्तर से काफ़ी संबंध होता है। आइए हम बात करते हैं ईगो की, जिसे अहम कहते हैं। फ्रायड का ईगो से तात्पर्य सेल्फ या चेतन बुद्धि, कॉन्शियस इंटेलिजेंस से होता है। ईगो का संबंध एक और बाह्य वास्तविकता से होता है तथा दूसरी ओर ईड से होता है, और जो ये ईगो होता है ईड से प्रभावित होता है, क्योंकि जब बच्चा अपने वातावरण में रहता, बच्चा जब छोटा होता है, शैशवकालीन होता है, धीरे धीरे उसको वातावरण की समझ आ जाती है, तो एक छोटा बच्चा फिर उसके अंदर अहम पैदा हो जाता है, यानी ईगो। तो देखा जाए ईगो का संचालन ईड से ही होता है। यह व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्ट सामाजिक और भौतिक वास्तविकता के संदर्भ में करता है। यह ईड की इच्छाओं और भौतिक जगत की वास्तविकता के मध्य समायोजनकर्ता का कार्य करता है, यानी ईगो, ईड और सुपर ईगो के बीच में रेफरी का काम करता है। शिशु की आय के बढ़ने के साथ साथ वातावरण की वास्तविकताओं की ओर उन्मुख होने लगता है। आय बढ़ने के साथ साथ उसमें मेरा और मुझे जैसे कॉन्सेप्ट का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि कौन सी वस्तु उसकी हैं और कौन सी अन्य लोगों की हैं। ईगो ईड का ही एक विशिष्ट अंश है जो बाह्य वातावरण के प्रभाव के कारण विकसित होता है। चूंकि ईड वंशानुगत होता है, अतः वंशानुगत पदार्थों पर वातावरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ईगो का विकास होता है। तो आइए हम दोनों में डिफरेंस बताते हैं। ईगो और ईड में क्या संबंध होता है। डिस्टिंक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ईड एंड ईगो। ईड का संबंध केवल व्यक्तिगत सब्जेक्टिव वास्तविकता से होता है, जबकि ईगो मन में और बाह्य जगत में उपस्थित वस्तुओं में अंतर करता है। दूसरा अंतर यह है कि ईगो को ईड से ही शक्ति प्राप्त होती है। ईगो ईड का ही एक विकसित रूप है, अतः ईगो और ईड में घनिष्ठ संबंध है। ईगो ईड से ही अपनी शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती। ईगो का उद्देश्य ईड की इच्छाओं की पूर्ति करना है, बाधा उपस्थित करना नहीं है। यह व्यक्तित्व का केंद्र है जो ईड और बाह्य वातावरण के मध्य तथा ईड और सुपर ईगो के मध्य रेफरी का काम करता है। आइए बात करें ईगो के क्या कार्य होते हैं। ईगो लॉजिकल होता है।
स्पेस टाइम के संबंध को जानता है। इसका मुख्य कार्य बाह्य वातावरण के खतरों से जीवन की रक्षा करना या अपने उद्देश्यों की पूर्ति वास्तविकता नियम रियलिटी प्रिंसिपल के आधार पर करता है, या और इसमें यह सुख के नियम प्लेजर प्रिंसिपल या तात्कालिक तृप्ति का विरोधी नहीं है, जबकि ईड को तात्कालिक तृप्ति तुरंत उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो बहुत ही आक्रामक भी हो सकता है, जबकि ईगो ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व का यह बौद्धिक पक्ष है, अतः तात्कालिक तृप्ति के लिए उपर्युक्त परिस्थिति को खोजने या उत्पन्न करने का कार्य भी करता है। और ईगो पोषण संबंधी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, शरीर की सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करता है, बाह्य वातावरण की वास्तविकताओं के अनुसार ईड के आवेशों को अभिव्यक्त करता है। ईड और सुपर ईगो की विरोधी इच्छाओं से समायोजन को स्थापित करता है। नींद की अवस्था में भी यह सपने पर सेंसरशिप बनाए रखता है। आइए हम बात करते हैं सुपर ईगो की। तो सुपर ईगो को हम हिंदी में कहते हैं पराअहम। व्यक्तित्व का अंश सबसे बाद में विकसित होता है। यह व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है या मुख्य शक्ति है जो व्यक्ति का समाजीकरण करती है। फ्रायड ने बताया बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती वैसे वैसे उसका समाजीकरण होता जाता। धीरे धीरे वो भले बुरे में अंतर समझने लगता। इस समाजीकरण प्रक्रिया में ही बाल्यावस्था में सुपर ईगो का विकास ईगो से होता है। संक्षेप में कहें तो सुपर ईगो का ही एक विशिष्ट विकसित रूप है। सुपर ईगो के विकास में आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर उसके बच्चे के पेरेंट्स हैं तो या घर का कोई बड़ा है तो बच्चा उसकी जो कॉपी करता है या उसके व्यवहार को अपनाने की कोशिश करता है या सोशल मीडिया पर किसी एक्टर के जैसा बनने की कोशिश करता है, तो इसी को कहते हैं तादाद में स्थापित करना, यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की मानसिक मनोरचनाएं सहायक होती हैं। सुपर ईगो के दो पक्ष हैं, एक है ईगो आइडल यानी आदर्श अहम, दूसरा है कॉन्शस यानी अंतरात्मा। आदर्श अहम सुपर ईगो का धनात्मक पक्ष है जिसमें समाज और संरक्षकों से सीखी गई बातों या गुण सम्मिलित होते हैं। आदर्श अहम द्वारा व्यक्ति यह सीखता है कि समाज में क्या उचित है क्या अनुचित है। अंतरात्मा सुपर ईगो का ऋणात्मक पक्ष है, यानी कॉन्शस जो है ऋणात्मक पक्ष है जिसमें संरक्षक और समाज जिन बातों को भला बुरा समझते हैं वह अवगुण सम्मिलित होते हैं। अंतरात्मा द्वारा व्यक्ति यह सीखता है कि समाज में क्या अनुचित है, उसके संरक्षक किन बातों को अनुचित समझते हैं आदि। जब कोई व्यक्ति समाज के आदर्शों और मूल्यों के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो अंतरात्मा के कारण उसमें चिंता और अपराध भावना यानी गिल्ट फीलिंग उत्पन्न होती है। अब सुपर ईगो के कार्य की बात कर लेते हैं। ईगो का ही विकसित रूप है किंतु विभेदित रूप भी है। सामाजिकता और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसके कार्य ईड और ईगो की अपेक्षा भिन्न है। यह ईगो के अंतर्गत उन सभी कार्य पर रोक लगाती है जो सामाजिक और नैतिक नहीं है। दूसरे शब्दों में बात करें तो यह मूल प्रवृत्ति की संतुष्ट को रोकती है। सुपर ईगो का ईगो के प्रति कार्य और व्यवहार लगभग वैसा ही होता है जैसे एक बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार होता है। संक्षेप में सुपर ईगो के प्रमुख कार्य हैं ईड के अनैतिक, असामाजिक और कामुक आवेगों पर रोक लगाना। सेकंड, ईगो के आवेगों को नैतिक और सामाजिक लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास करना। थर्ड, पूर्ण सामाजिक और आदर्श प्राणी बनाने हेतु प्रयास करना। अब दोनों में ईड ईगो और सुपर ईगो में संबंध क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि तीनों इंटरैक्ट होते हैं। देखिए जैसे ईड है तो ईड मोस्टली अचेतन से प्रभावित होता है और ईगो है उसमें कुछ चेतन स्तर होता है, अचेतन होता है, अर्धचेतन भी होता है। और ईगो भी अचेतन और प्लस चेतन अर्धचेतन तीनों स्तर इसमें पाए जाते हैं। समानता व्यक्तित्व के तीनों ही अंगे पर्याप्त मात्रा में एडजस्टमेंट पाया जाता है। अगर इन तीनों में एडजस्टमेंट नहीं होती है तो खींचातानी हो जाती है। व्यक्तित्व का उतना ही अधिक असमान होता है, इसमें व्यक्तित्व का विघटन उतना ही अधिक होता है। समानता व्यक्तित्व के लिए आवश्यक इन तीनों इकाइयों में एडजस्टमेंट और समन्वय बना रहे। जब इन तीनों इकाइयों में से कोई एक अन्य दो की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो जाती है तो समन्वय और एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है और विघटन प्रारंभ हो जाता है। ईगो व्यक्तित्व का केंद्रक है या ईड सुपर ईगो और वातावरण की रियलिटी के मध्य समन्वय और एडजस्टमेंट बनाकर क्रिया का व्यवहार करता है। देखा जाए तो जो ईगो है सुपर ईगो और ईड के बीच रेफरी का काम करता है। देखा जाए तो अगर किसी बालक में बचपन से बहुत ज़्यादा उसके अंदर आदर्शवादी होता है तो माना जाता है कि वो बच्चा उसके अंदर सुपर ईगो पावर जाता है। अगर ये सुपर ईगो पावर बचपन से ही ज़्यादा होता तो वही बच्चा बड़ा होकर एक आदर्शवान बच्चा बनता है। और हमारी लाइफ में इन तीनों का एडजस्टमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम ईड ईगो सुपर ईगो को एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे एक छोटा बच्चा है और वो आइसक्रीम की जिद करता है कि आइसक्रीम चाहिए। थोड़ा सा बड़ा है यानी 6 साल
7 साल का है और वो बिना बताए आइसक्रीम की शॉप पर कोई नहीं चला गया, वो आइसक्रीम उसको खाना किसी भी कीमत पे खाना है। तो ये क्या हो गया, उसको खाना है तो ये हो गया इड। अब वही बच्चा जब सोचता है कि नहीं देख लें कैसे मुझे आइसक्रीम मिलेगी, कैसे हम खाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये ईगो हो गया। फिर बच्चे के मन में सवाल आया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स से पूछ कर लेना चाहिए, नहीं तो लेंगे तो ये चोरी कहलाई जाएगी और मुझे पनिशमेंट मिलेगा, फिर लोग क्या कहेंगे। तो ये आपका सुपर ईगो है। तो इन तीनों का संचालन हमारे मन के अनुसार, यानी जो फ्रायड ने बताया कि मन के 3 प्रिंसिपल है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, पर हर व्यक्ति का व्यक्तित्व संचालित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और